गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैं आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में बता चुका था, यानी कि बैक बॉन्डिंग के बारे में बता चुका था। मैंने आपको बता दिया था कि जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है मेटल पर, तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ जाता है और उस नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाता मेटल, क्योंकि मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रीफर करता है, नेगेटिव चार्ज प्रीफर नहीं करता है, तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब फॉर्मल चार्ज इस पर नेगेटिव आ गया तो इसको न्यूट्रल भी होना पड़ेगा, और न्यूट्रल होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। या तो सिग्मा न्यूट्रलिटी आ रही होगी। सिग्मा न्यूट्रलिटी तभी आएगी जब लिगेंड पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हो, लेकिन लिगेंड क्या हो, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप हो, जैसे फ्लोरीन कह सकते हैं, फ्लोरिडो जिसको हम कहते हैं। तो अगर ये फ्लोरिडो है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी करेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है तो मेटल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा जो लिगेंड होता है जो सिग्मा डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है, उसको हम सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है तो मेटल पर डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की, और उतनी ही जल्दी वो पाई क्या करता है, डोनेट करता है। यानी कि सिग्मा डोनेट करना और पाई एक्सेप्ट करना एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। समझ में आ रही बात कि सिग्मा जितनी जल्दी डोनेट होगा पाई उतनी जल्दी एक्सेप्ट भी किया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि जितना फोर्सली सिग्मा बनेगा उतना ही फोर्सली पाई बनेगा, और फिर पाई बनने के बाद वो सिग्मा बनने को फोर्स करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम रेनफोर्स भी कहते हैं कि भाई ये एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं बनने के लिए। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। यहां तक मैंने आपको एक बात बता दी थी। अब मेजर पॉइंट क्या है, ऐसे कौन से लिगेंड होते हैं जो गुड सिग्मा डोनर और गुड पाई एक्सेप्टर होते हैं? तो ऐसे लिगेंड आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल। कार्बोनिल जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। वैसे साइनाइड भी है, साइनो भी है, सीएन भी है, N2 भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन मैं केवल कार्बोनिल की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से मेटल कार्बोनिल की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है कि मेटल टू कार्बोनिल जो बाउंडिंग होती है, जब मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ता है तो धातु क्या बोलते हैं, कार्ब धातुक यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे NiCO का होल 4 बना के दिखाया ना आपको, FeCO का होल 5, तो ये इसी के एग्जाम्पल है। कार्ब धातुक यौगिक कहते हैं इसको। तो अब सपोज करो जैसे निकिल को ही मान लो, जब निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा निकिल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है सिग्मा, तो निकिल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, किसको, कार्बोनिल को। समझ में आ रही बात, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इनके बीच क्या हो जाएगी, मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्ब धातुक यौगिक भी कहते हैं। ये कार्ब है और ये धातु है, तो कार्ब धातुक यौगिक कहते हैं इनको। तो बैक बॉन्डिंग का सबसे गुड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मेटल कार्बोनिल एग्जाम्पल है, जिसको हम कार्ब धातुक यौगिक भी कहते हैं। अब मैं कार्ब धातुक यौगिक के बारे में थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल भी है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। उसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल करवाने शुरू नहीं किए हैं। तो कार्ब धातुक यौगिक के बारे में मैं इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आपकी बुक के जो एग्जाम्पल हैं उसमें ये चीज मुझे मिली है थोड़ा सा देखने को। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, मेटल क्या करेगा, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम एक बात कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर कार्बन पर आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कंसीडर कर सकते हैं। तो जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, मेटल को। तो यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये मेटल भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। उसके बाद ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और चार्ज तो आपका न्यूट्रलाइज हो चुका है, हो चुका है नहीं हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला था वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं कि जब मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड था वो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो पाई बॉन्डिंग होने से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, जब बैक पाई बॉन्डिंग हुई, जब बैक पाई बॉन्डिंग हुई तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बना वो ये बना है कि मेटल और कार्बन के बीच पहले तो सिंगल बॉन्ड बनता था कि नहीं बनता था, अभी बैक पाई बॉन्डिंग नहीं आई है।
जब तक बैक पाई बॉन्डिंग नहीं आएगी तब तक मेटल टू कार्बन जो होगा इस कार्बोनिल का, वहां पर आपका सिंगल बॉन्ड दिखेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको अगर मैं मिटा दूं, बैक पाई बॉन्डिंग जब तक नहीं हुई तब तक तो ये। अब मैं आपसे पूछूं ये ट्रिपल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं तो सिंगल बॉन्ड की कंपेयर में डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और डबल बॉन्ड की कंपेयर में ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो आपको अच्छे से पता है। तो मैं कह सकता हूं पहले तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो वीक था, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि मैं कह सकता हूं इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। किसकी? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बीएस क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी इसकी, मेटल टू कार्बन की। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। पूछो क्यों? पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड आ गया। तो हमेशा याद रखना जब बैक पाई बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल में तो मेटल टू कार्बन जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये धातु कार्बोनिल की बात कर रहा हूं मैं, कार्ब धातु यौगिकों की बात कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन अंक ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन अंक है इसका, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जैसे 3 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, +3 से ज्यादा आ रही है, तो मेटल पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो हमेशा याद रखना मेटल और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। ये बात आप क्लियर याद रखना, मेटल और कार्बन के बीच जनरली सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ये बैक पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में मतलब ये रिड्यूस हो चुका है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर है, समझ में आ रही बात? अगर मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो आ रहा है, -1 0 या -2 ऐसा आ रहा है, तो उस समय क्या होगा? मेटल टू कार्बन जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और डबल बॉन्ड के कंपेयर में ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आने वाला है वो 2 के फुल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है किस पर? मेटल पर, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा किसके बीच का? मेटल और कार्बन के बीच का, वो होगा 1 के क्लोज, ठीक है। बैक पाई बॉन्डिंग होगी लेकिन बहुत कम होगी, तो हम कह सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर? मेटल पर, तो अब क्या होगा? मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये आराम से बैक पाई बॉन्डिंग करेगा। उस समय जो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा वो क्लोजली किसके हो जाता है? 2 के क्लोजली हो जाता है। इसके उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 3 के क्लोज होगा कि नहीं होगा? अगर इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है तो यहां पर क्लोज होगा किसके बॉन्ड ऑर्डर? 3 के। और अगर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है तो इसके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो इससे एक बात हमें ये क्लियर हो गई कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है जबकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बन और ऑक्सीजन की। और जैसे ही मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो मेटल टू कार्बन जो है वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, और यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह जहां पर मेटल पर आपको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज दिखने का मतलब मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड वीक है, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज कम दिखे तो समझ आना मेटल टू कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज अगर आपको कम दिखे तो मेटल टू कार्बन समझ लेना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, मजबूत बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कम होगा। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में, संकुल यौगिकों के बारे में, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो ये बैक बॉन्डिंग के सारे इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से बैक बॉन्डिंग बनती है और किस प्रकार से हमें इसको शो करना होता है। तो शो जनरली हम कैसे करते हैं वो मैं आपको अब क्लियर बता देता हूँ। जो मैंने आपके नोट्स में बैक बॉन्डिंग बताई है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। कैसे बैक बॉन्डिंग मैंने बताई है, मैंने जनरली ऐसा किया होगा
कि ये रखा है आपका मेटल, ठीक है, ये मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये रहा लीगेंड, लीगेंड की ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो लीगेंड की फुल फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और ये मेटल की क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये बना आपका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा, मेटल की फुलफिल्ड ऑर्बिटल होंगी, मेटल की क्या होंगी, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होंगी, और लिगेंड की क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा इसी को कहते हैं पाई बॉन्ड। तो आपको पता है पाई बॉन्ड ना पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है, तो आधा पाई इसको कहते हैं, आधा पाई ऐसा कहते हैं, पढ़ा होगा ना आपने अपने जूनियर क्लासेस में। हालांकि आधा पाई कुछ होता नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि ऊपर का लोब और नीचे का लोब मिलकर के पार्श्व अतिव्यापन करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहो तो पीछे ऐसे कोई भी ऑर्बिटल लगा करके आप लोग इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो मेटल टू लिगेंड सिग्मा और पाई बॉन्ड जैसे बनता है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो वीवीटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करवा दिए हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनके बिना कुछ होने वाला भी नहीं था। मैं अगर 3-4 पॉइंट लिखवाता किताब जो आपके आरबीएससी में है, तो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता कि ये हुआ क्या है। अभी आपके कंफ्यूजन 50% तो आपके क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके हैं। देखो 100% कंफ्यूजन तो कभी भी किसी का जिंदगी में पूरा होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आपका कंफ्यूजन रहेगा तब तक आपको पढ़ने की लालसा रहेगी कि हाँ इसे और आगे जानना है। समझ में आ रही बात, क्योंकि 100% नॉलेज तो किसी को होता ही नहीं है कभी भी, ये बात तो आपको पता ही है। जितना जिसने पढ़ा है उतना उसको नॉलेज है, ठीक है। तो आपका नॉलेज काफी हद तक इंक्रीज कर गया होगा किसके रिलेट में, वीबीटी के रिलेट में, ठीक है। तो यहां तक आपके लिए काफी है, इन पे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी ये चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो मैंने समझा दिए। अब मैं एग्जाम्पल करके आपको बताने वाला हूँ, और एग्जाम्पल पे मैं उस कॉन्सेप्ट को क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। तो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा क्या बनने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जनरली क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल में करवाने वाला हूं, और उसमें मैं सबसे पहले करवाऊंगा आपको NiCl4, ठीक है, जिस पर आपका 2 नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैं आपको अच्छे से करवा देता हूं। पहले मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट बनता है NiCl4, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक होती है, वो हमेशा मेन ग्रुप के लिए अप्लाई की जानी चाहिए, ठीक है। आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, आपने जहीं से भी पढ़ा है, आपने 11th क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो कोई ना कोई जो टीचर है वो आपको अपनी ट्रिक बताता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो वो मेन ग्रुप के लिए होती है जनरली, मेन ग्रुप के लिए, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो जैसे PCl5, तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे, तो इसके लिए वो ट्रिक होती है। जो भी आप ट्रिक लगाते हो, अभी वो ट्रिक पे मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ। अब आप सोचो सर इसके लिए भी कोई ट्रिक लगा दो, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि अगर इसके लिए ट्रिक लगाने जाएंगे तो मैंने कहा ना वीबीटी ही कितना फंसा हुआ है इस टॉपिक में, खुद जिसने ये थ्योरी दी है वो खुद फंसे हुए हैं इस टॉपिक में। तो आप तो शॉर्ट ट्रिक की बात तो छोड़ ही दो, इसमें पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब आप लोग ना सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो वो ट्रिक ही बन जाएगी आपके लिए, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना है इस पे, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी काफी हद तक, लेकिन वो वाली ट्रिक इस पे मत अप्लाई कर देना, ठीक है, जो आप लोग मेन ग्रुप के लिए लगाते हो केमिकल बॉन्डिंग में, वो मत लगा देना यहाँ, वो वाली नहीं लगने वाली। तो जब कभी भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जाए, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके लिनस पॉलिंग ने अप्लाई किया तो उन्होंने तो सीधा सीधा मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट उनको पता चला 2.83 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है, तो उसके बेस पर इन्होंने तो आपका ज्योमेट्री बना करके दे दी आपको कि कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली हो, तो बताऊंगा अभी कौन सी बनने वाली है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं बता सकते, मैं कहूं कि लिए लो भाई
इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ये है और हाइब्रिडाइजेशन ये है। तो आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई, समझ में तो कुछ नहीं आया। एग्जैक्टली पेपर वर्क में हम प्रैक्टिकल वर्क अगर घुसे डाल देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना आपको। प्रैक्टिकल वर्क को पेपर वर्क में अगर आप लोग डाल दोगे तो जब तक बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं किया तब तक तो बात समझ में आने वाली है नहीं। तो यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंटर मेटल एटम का। तो सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पर आइए +2। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपको एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, +2 निकल आएगा, उसके बाद आप न्यूट्रल निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। न्यूट्रल निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको भी अच्छे से पता है क्या होता है, ऑर्गन 18, ठीक है, 3d8 4s2, यही होता है। और क्योंकि निकल पर कौन सा चार्ज आया, +2 चार्ज आया, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गन 18 तो बना रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि इसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 3d होता है ना, और एक होता है आपका 4s, तो ये 3d और 4s की एनर्जी से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है, जब तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है तब तक 3d की जो एनर्जी होती है 4s से ज्यादा होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए तब तक 3d की कंपेयर में 4s की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, यानी कि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, 4s की कम होती है। आप n+l रूल भी अप्लाई करते हो, आपको अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4s की वैल्यू होती है 4 n+l की, और 3d की वैल्यू होती है 5 किसकी, n+l की, होती कि नहीं होती है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये तो बात तब की है जब तक ये वैकेंट होते हैं। उसके बाद आप बाबू ने कहा था कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बारी आती है तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग 4s में होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाती है यानी कि इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, उसके बाद 4s की एनर्जी जो है वो 3d से ज्यादा हो जाती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब तक ऑर्बिटल 3d 4s की खाली है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं, तब तक आप 4s की एनर्जी कम लिखोगे, 3d की ज्यादा लिखोगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वैसे ही 4s की एनर्जी 3d से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको आगे पहले ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये बहुत काम आने वाला है आपके। अब लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका आप पे डिपेंड करता है, आप जो प्रिफर करना चाहो वो कर सकते हो। जनरली क्या होता है, जब मैं एनर्जी लेवल की बात करता हूं तो मैं जनरली क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुके हैं तो 3d नीचे लिख दिया, 4s की एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो गई तो 4s ऊपर लिख दिया और इसके ऊपर क्या लिख दिया, आपका 4p लिख दिया। मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे बुक में लिखा होता है। तो बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि सपोज करो इसने ये 3d मान लिया, इसको इसने 4s कह दिया और इसको इसने 4p कह दिया। तो बुक में जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से वो ऐसे लेके चल रहा है, मतलब इसकी एनर्जी को कम मान के चल रहा है, इसकी और ज्यादा मान के चल रहा है, इसकी और ज्यादा मान के चल रहा है, तो वो एनर्जी को ऐसे कंसीडर करके चलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका तो आंसर सही होना चाहिए, आप ऐसा करो चाहे ऐसा करो, ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा करके यहां पे चल सकते हो। अब फाइनली बात ये है कि जब हम ये एग्जाम्पल करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो निकल 2 पॉजिटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे। इसके 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4s में अभी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी 3d से कम होगी या ज्यादा होगी। देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो चुकी है तो 4s की एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि निकल में सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर 3d, ठीक है, उसके बाद लिखोगे 4s और उसके बाद लिखोगे 4p, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ऐसा लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 और 6 7 और ये हो गया आपका 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है।
अब आपका जो पहला पोस्टुलेट बनता है, पहला जो आपका अवधारणा है वीबीटी की, वो आप अप्लाई करो। पहली अवधारणा क्या है, आपको अच्छे से पता है। वीबीटी कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु आवश्यक रिक्त कक्षकें उपलब्ध कराता है जिसमें कि लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सके, भरे जा सके। ठीक है, तो अब बात यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु ये है आपका, ठीक है कि नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले सीएल की बात जान लो कि सीएल कैसा लिगेंड है। देखो सीएल जो है ना, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, अगर आपको अच्छे से पता हो, मैं बता चुका हूं। हेलोजन जो है, हेलोजन से स्टार्ट करते हैं, हेलोजन फैमिली, उसके बाद आपका ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली। होता है कि नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। सो यहां पर क्या है, सीएल जो है आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट में सीएल जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर सीएल आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होने वाला है। एक बात तो क्लियर हुई, यानी कि डी की कक्षक जो इनर डी है वो आपकी अवेलेबल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाई इलेक्ट्रॉन की। अब देखो लिगेंड 4 है, तो निकेल के द्वारा क्या किए जाने चाहिए, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को युग्म को ग्रहण करने के लिए 4 कक्षकें तो होना जरूरी है। तो 4 रिक्त कक्षकें उपलब्ध करवानी पड़ेंगी निकिल को, जो इसने करवाई भी हैं, 4s और 4p। ये देखो पहली वाली अवधारणा का पॉइंट यहां से फिट हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल करवा दी इसने, जिसमें कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सके। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप होती हैं, और ओवरलैप होने के बाद इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती है? तो समान ऊर्जा की, समान आकार की, समान संख्या की नई संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। तो कितनी कक्षकें ओवरलैप हो रही है, 4 हो रही हैं, तो 4 ही संख्या की संकृत कक्षकें बनेंगी, जिनका शेप भी समान होगा और एनर्जी भी समान होगी। तो कौन कौन सी कक्षकें ओवरलैप हो रही है, एस की और 3p की। तो ये बन गया आपका 1 एस की और 3p की 4 कक्षकें ओवरलैप होकर के 4 समान ऊर्जा समान आकार की नई संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। तो देखो क्योंकि s और 3p की कक्षकों ने आपस में ओवरलैप किया, तो संकरण जो होगा आपका वो sp3 हो जाएगा। तो पहली कक्षक sp3, तो ये भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइज होगी, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगी, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगी, क्योंकि सबके एनर्जी और शेप तो सेम हो चुके हैं ना, तो सारी के सारे sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएंगे। ठीक है, अब ये पर्सनली s और p x p y p z नहीं कहलाएंगे, ये सब की सब हाइब्रिडाइज हो चुकी हैं, और सबको हम क्या कहेंगे, अब sp3 नाम देंगे। ठीक है, तो इससे हमें संकरण का निर्धारण हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो सेकंड पॉइंट में मैंने यही बात बताई थी। तो संकरण का निर्धारण हो गया, यहाँ पर संकरण जो है आपका sp3 है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, इन हाइब्रिडाइज रिक्त ऑर्बिटल में आपके जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन गया आपकी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी हो जाती है, यानी कि यहां से आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है, मे बी टेट्राहेड्रल, मे बी स्क्वायर प्लेनर, और उसकी कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 या sp2d है तो वो स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका कौन सी ज्योमेट्री बनती है, आप अच्छे से जानते हो, टेट्राहेड्रल बनती है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है, बनने वाली है। अब बना के देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगी। देखो सेंटर पर आ जाएगा आपका निकिल, एक Cl ऊपर रहेगा, एक Cl ये रहेगा, ये दोनों के दोनों तो प्लेन पर है, एक अबव द प्लेन हो जाएगा Cl और एक बिहाइंड द प्लेन हो जाएगा। सो इन चारों के चारों को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, सो ये वाली ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल बन चुकी है। अब यहां से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीबीटी में जो लिनस पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री जो थी, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो मैग्नेटिक मूवमेंट से पता चल रहा था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। जैसा यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा आपको भी अच्छे से पता है, 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। तो ये तो वैल्यू आपको पहले ही पता चल गई थी, ये तो मैंने आपको
लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि नहीं बता दिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो यहां से आया, ठीक है, क्योंकि इसको पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है तो अब जो है 4 लिगेंड के लिए आपके पास 4 ऑर्बिटल जो खाली हैं वो s और p की हैं। और जो एक्सरे जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट होता है उससे ये बात तो पता चल गई थी कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें एक बात तो पता चल गई थी कि बोहर मैग्नेटॉन कितना आ रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और एक ज्योमेट्री क्या होने वाली है। तो उसके बेस पर तो हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हम बनाते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड पर, ठीक है। अब पेपर वर्क जब करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल तो करना नहीं होता है। तो पेपर वर्क करने के लिए मैंने कहा ना आपको लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैं अगर ये बताता ही नहीं कि ये वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अब मैं सीधे कहता भाई यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है और ऐसा ऐसा हुआ, और अगले एग्जाम्पल में मैं पेयरिंग करवा देता तो आप कहते ये हो क्या रहा है, पहले वाले में तो सर आपने पेयरिंग नहीं करवाई, अब वाले में करवा दी। तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा क्योंकि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना आ रहा है। तो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है आपको कैसे पता चला, प्रैक्टिकली तो पता चला ना। अभी तो देखो, अभी तो मैं बता सकता हूं कि कैलकुलेट करके मैंने बता दिया कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगली बार मैं अगर इसको पेयर करवा दूं तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों करवाया आपने। तो मैं वहां ये कहूंगा कि क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा, पहले थोड़ी ना बता दूंगा। तो पहले पेयरिंग हुई है, समझ में आ रही बात, पेपर वर्क में तो पहले पेयरिंग होगी ना तब जाके मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा। तो ये पेयरिंग हुई कैसे, अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली पेयरिंग होगी तब तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा होगा प्रैक्टिकली। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 तो इसका मतलब सारे के सारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड हो चुके हैं। एक बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका पेपर वर्क चल रहा है। तो पेपर वर्क में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको जाननी चाहिए वो आपको जानना पड़ेगा लिगेंड का बिहेवियर, जो वीबीटी को बिल्कुल भी पता नहीं था। ये तो मैंने आपको कल तक समझाया था। तो पहला वाला पोस्टुलेट आपको क्लियर हुआ कि रिक्त कक्षा के उपलब्ध कराता है केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा क्लियर हुआ ये रिक्त कक्षा के ओवरलैप होती हैं, संकृत कक्षा के बनाती हैं, समान ऊर्जा समान आकार समान संख्या की, जिससे संकरण का निर्धारण हो जाता है, हो गया। उसके बाद इन रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया जाता है लिगेंड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाता है और ज्योमेट्री का पता चल जाता है। ये सारी बातें पता चली। अब चौथा पोस्टुलेट यहाँ फील्ड नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए कि आंतरिक कक्षकें भाग लेंगी तो आंतरिक अष्टफलकीय संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक भाग लेगी तो बाह्य अष्टफलकीय संकुल बनेगा। तो यहाँ तो क्लियर, यहाँ तो उसका मतलब है ही नहीं क्योंकि ये अष्टफलकीय तो है नहीं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है या ये कौन सी ज्योमेट्री है, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स में चौथा वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पांचवा वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके दे दिए, यानी सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो सब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए, ठीक है। तो यहां से एक बात तो आपकी क्लियर हुई कि हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है, पहली बात कैलकुलेटेड वैल्यू। दूसरा चुंबकीय गुण क्या होगा, तो गुण बता सकते हो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, ठीक है। मिनिमम एक भी होगा तब भी अनुचुंबकीय होगा और ज्यादा भी होंगे तब भी अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय गुण शो करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योमेट्री क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल होगी। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। एग्जाम्पल मैंने पहला वाला करवा दिया, इसके बाद आगे आगे मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगा और उन एग्जाम्पल में आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हुए चलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।